बेटा हम लोग एक्चुअल में डिस्कस किए थे फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस में आपको बताया गया था कि एनवायरमेंटल CO2 लिया जाता है और सोयल से पानी लिया जाता है और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस थोड़ा सा वाटर रिटेन किया जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्व कर दिया जाता है, यही बताया गया था। और आपको बताया गया था कि ये वाटर जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन देता है और ये रिड्यूस होकर क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। समझ गए? अगर इस बात को कंफर्म करना है तो आप क्या करो, इसका ऑक्सीजन क्या करो, लेवल कर दो, कोई भी डाल दो। आपके पास नॉर्मल ऑक्सीजन क्या होता है, O16 वाला होता है, आप O18 डाल दो, ये क्या करेगा, यहाँ जाके निकलेगा। अगर यही O18 आप इसमें डालोगे इस ऑक्सीजन में, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ग्लूकोज में जाएगा। शायद ये भी सवाल दिया गया था ना। हाँ, आप ध्यान देना कि अगर ऑक्सीजन लेवल करते हो यहाँ वाला, तो ये कहाँ जाएगा, ग्लूकोज में। अगर ऑक्सीजन यहाँ लेवल करते हो कहाँ जाएगा, यहाँ। बेटा यहाँ मैंने लिखा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नहीं लिखा है। बुक्स और टीचर बाकी यहाँ क्लोरोफिल लिखते हैं। क्लोरोफिल लिखने पे आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा क्लोरोफिल में केवल लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती नहीं कि जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो या शुगर बने। मैंने बताया है यहाँ क्लोरोप्लास्ट लिखना, क्लोरोफिल नहीं। बुक में लिखते हैं और मास्टर साहब भी लोग वही पढ़ा देते हैं। थोड़ा ध्यान देना, क्लोरोफिल से कंप्लीट फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब बेटा ध्यान देना, मैंने आपको बताया यहाँ रॉ मैटर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट, ये बताया ना। और बताया था सनलाइट हमारे अर्थ सरफेस के लिए अल्टीमेट एनर्जी है। मतलब अगर वो ना आए तो हमारी कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेसिस करेंगे फिर भोजन देंगे सबको लिए। अब सवाल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी मैंने पढ़ाया था, डायग्राम खोलना, देखो मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे ग्रेना में वगैरह। देखो मैंने क्या देखा था, इधर देखना, मैं ल्यूकोप्लास्ट आपको अवॉइड कर रहा हूँ, सीधे क्लोरोप्लास्ट बता रहा हूँ। इधर देखना, मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट, मैंने कहा इधर देखो, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसे होगा डबल मेम्ब्रेन। इसमें बेटा ध्यान देना, ऐसे पैरेलल लैमेलिया होंगे, इसे कहेंगे हम लोग पैरेलल लैमेलिया। यहाँ पर प्रोटेशियस स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा में सर्कुलर DNA होगा जिसे खोजा था रिसेंट प्लाउट ने। यहाँ राइबोसोम होगा, DNA और राइबोसोम, राइबोसोम मतलब RNA, राइबोसोम RNA से बना होता है। बेटा ध्यान देना, DNA और राइबोसोम अर्थात RNA होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट अपने लिए प्रोटीन बना सकता है, और जब प्रोटीन बना सकता है तो अपनी संख्या भी बढ़ा सकता है। सही है ना? प्रोटीन बना सकता है तो अपने लिए, अगर प्रोटीन बना सकता है तो संख्या भी बढ़ा सकता है। बेटा ध्यान देना, ये जो पैरेलल लैमेली हैं यहाँ पे ऐसे बेंड कर जाती हैं, ऐसे सिक्के जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। लक्षिता, इसे नाम क्या दिया गया था, ग्रैनम। क्या कहा गया था, ग्रैनम। इधर ध्यान देना, दो ग्रैनम के बीच वाले इस पोर्शन को हमने क्या कहा था, स्ट्रोमल लैमेला या इंट्राग्रैनल लैमेला। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था PS1, क्या बताया था, PS1। और जो ये वाला पार्ट फोल्डेड पार्ट होता है, जिसे मॉड्यूल में एप्रेस्ड पार्ट लिखा गया है, तो इसमें हमने बताया था 1 और 2। क्या बताया था, 1 एंड। और बेटा ध्यान देना, ग्रैनम में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों है, और स्ट्रोमल लैमेला में केवल 1 है। याद हो गया ये बात? अब बेटा ये जो ग्रैनम में एक सिक्का दिख रहा है, इस सिक्के को अगर हम बाहर निकालें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। इसके मेम्ब्रेन के इनर साइड पर, यहाँ पर इसको कट के देखो, इनर साइड पे यहाँ दाने दिखते हैं। ये भी कल सवाल था, मेम्ब्रेन के इनर साइड पर। मैंने बताया था बेटा AC वाली चला लो, चला क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने बताया था AC कमरे में नहीं लगी है, AC दीवार पर लगी हुई है। बताया था ना। अगर आपको लगता है कि ये AC कमरे में लगी हुई तो आपका भ्रम है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये कमरे में नहीं, दीवार पे लगी हुई है। उसी तरह बेटा ये जो ये दाने दिख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन पर चिपके हुए, यहाँ ल्यूमेन में नहीं है, ये मेम्ब्रेन पर कमरे में तो आप बैठे हो, AC दीवार पे लगी हुई है। समझ गए ना? तो बेटा ये जो दाने हैं इन्हें कहते हैं हम लोग क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। क्वांटासोम को ऑब्जर्व किया किसी और ने, नाम दिया किसी और ने।
एक क्वांटासोम में बेटा हमने 230 क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल मिला क्लोरोप्लास्ट के भीतर, समझ गए बेटा। क्लोरोफिल नाम किसने दिया था? ताऊ, कैवन टाउ, हो गया बेटा। ध्यान देना, इसमें दो ग्रुप होता है क्लोरोफिल का, पहला होता है क्लोरोफिल, दूसरा या सी या डी या ई, या लगा हुआ है, समझ गए ना। इसका मतलब ए तो रहेगा, ये तो रहेगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर कोई पूछ ले यूनिवर्सल क्लोरोफिल ए, इसेंशियल पिगमेंट ए, क्योंकि इनमें से कोई भी दे दो काम चल जाए। ये भी कल सवाल था टेस्ट में, इसेंशियल पिगमेंट वाला था ना बेटा। ये वाला तो इसेंशियल ही है, इसके बिना काम ही नहीं होगा, और ये रिएक्शन सेंटर का भी काम करता है, सही है ना। ये तो यूनिवर्सल है। और सुनो, एग्जामिनर अंकल इसी सवाल को बदल के पूछेंगे कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल ए सब में पाया जाता है। वैसे भी अगर इस 230 में कितना होता है, 160 से 170 होता है, हम 160 लिखते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इनका रेशियो पूछ लेता है, नियरली 3:1 के आसपास होता है। आपको शायद ये सवाल नहीं दिया गया था, सवाल ये भी बनता है, ए और हायर प्लांट में ए और बी का रेशियो नियरली क्या होगा, 3:1, नियरली, एग्जैक्टली नहीं पूछा है, ना एग्जैक्टली हो, ठीक, ध्यान देना इस बात को। अब केवल हायर प्लांट की बात करें तो केवल ए और बी होता है, और इनके चारों बेटा यहाँ पे दो पिगमेंट और होते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। एक्चुअली में दो कैरोटिनॉइड में दोनों होते हैं हम लोग, लेकिन कैरोटीन को कैरोटिनॉइड ही लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में वही आता है, वरना लिखना हो तो कैरोटिनॉइड में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल लिखा है, मॉड्यूल में क्लियर लिखा हुआ है। बट बेटा ध्यान देना, कैरोटिनॉइड का फार्मूला मैंने क्या लिखा था, C40H56, ज़ैंथोफिल का C40H56O2। किसमें किसमें बेटा देखो, सवाल पे डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूँ। अगर कहा गया इन हायर प्लांट तो बेटा दोनों लगाओगे, दोनों क्या चारों लगाने पड़ सकते हैं आपको, ए बी ज़ैंथोफिल कैरोटिनॉइड। अगर कहा गया कि प्लांट में कौन सा इसेंशियल है, भाई जिसका ऑप्शन ना हो वही इसेंशियल है, इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन ए, समझ गए ना, इसका तो ऑप्शन है, बात को समझना। केवल हायर प्लांट नहीं पूछा गया, इधर ध्यान देना बेटा। अब ए का फार्मूला आपको पता क्या है, कल ये भी सवाल था, C55H O5N4Mg, यही था ना। वो बेटा आंसर ना सर को भेजा गया था सही, वो टाइपिंग में गलत हो गया था, बी हो गया, तो ए ही है वो, ठीक। कल किसी बच्चे ने पूछा, सवाल नंबर 19, 29 जो भी था, वो टाइपिंग में मिस्टेक थी, आंसर सही था, इधर ध्यान देना। अब बी का क्या होगा, C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल सी का C35H32O5N4Mg। डी का C54H70O6N4Mg। मैंने बताया था बेटा, क्लोरोफिल ए में होता है मेथाइल ग्रुप और बी में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, बता दिया गया, थर्ड कार्बन पोजीशन पर होता है। बेटा ध्यान देना, आपको सिर्फ ये दो याद रखने हैं, बाकी दो से कोई मतलब नहीं। ई का किसी को पता नहीं, अभी हमने बनाया नहीं स्ट्रक्चर, ठीक, इसका ध्यान देना बेटा। अगली चीज बेटा ध्यान देना, इन चारों में देखो Mg है कि नहीं है ना। इसका मतलब क्लोरोफिल में कोई अगर मेटल की बात करे तो कौन सा मेटल होता है, आप कहोगे Mg, एक्चुअल में होता है Mg++ के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एग्जामिनर अंकल इस सवाल को ब्लड से रिलेट करते हैं, कहते हैं हीमोग्लोबिन के पोरफायरिन में पाया जाता है Fe++, क्या पाया जाता है, उसी तरह क्लोरोफिल के पोरफायरिन रिंग में कौन सा मेटल पाया जाएगा, Mg++। बस सवाल को घुमाया गया। रामलाल का बेटा नीट का तैयारी करता है, बताओ तुम क्या करते हो, तुम भी तो नीट की तैयारी करते हो, मेरा कोई सवाल है, लेकिन पूछते हैं कि आपको आप कुछ नहीं टाइम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा सवाल होगा उतना पढ़ोगे आपका टाइम खराब होगा, जितना टाइम खराब कम होगा उतना कम सवाल करो, उतना मेरिट नीचे आएगी, उतनी गलती करोगे आप कि भाई इतना मेरा टाइम चला गया, इतना कम सवाल हुआ, आप प्रेशर में आ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना, बायो के 90 सवाल में आप
इतना ज़्यादा टाइम बचा लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कर सको। मैं फोकस इसी पे करता हूँ कि आपका टाइम बचे। ठीक बेटा, ध्यान देना राधिका, ये दोनों क्लियर हो गए। अब बेटा इसके बाद हम आ गए थे फिजियोलॉजी पे, अब बाकी चीज़ें उसमें छोड़ दें, अब आगे फिजियोलॉजी। आपको बताया गया जो फोटोसिंथेसिस की फिजियोलॉजी है एक्चुअल में 2 फेज में होती है, लाइट रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन में वाटर का कंजप्शन होगा, ये बनेगा, और डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होगा और ये बनेगा। मतलब जो रिएक्शन आपको केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री वाले बना के दे दिए हैं एक्चुअल में ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ, क्लोरोफिल डाल दो, ऐसे से हिला दो, ग्लूकोज तैयार हो जाएगा। ऐसा होता तो मैं यहाँ पढ़ाता कि फैक्ट्री खोल लेता, रोज से हिला रहा होता 4 लेवल लेके, खूब ग्लूकोज तैयार हो रहे होते, सही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है कि पहले लाइट के प्रेजेंस में वाटर से क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, ग्लूकोज। बेटा ध्यान देना है, अब लाइट रिएक्शन में होगा क्या। देखो बेटा, पहला सवाल यहीं से बन गया, हमने कहा पहला फेज है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। पहला सवाल बन गया लाइट रिएक्शन होगी कहाँ, लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, ग्रेनम में। मैंने बताया था LGDS, लाइट रिएक्शन ग्रेनम, डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। भुला गया, कल टेस्ट दिया फिर भी आता है तो बोलो ना। लाइट रिएक्शन इन ग्रेनम, ग्रेनम का मतलब ये यही है ना, लैमेला में होता, इन्हीं में होता, ग्रेनम में हो गया। अब डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा यहाँ पर होगा, यहाँ देखो डार्क रिएक्शन यहाँ होगा, अर्थात अरे भाई ग्रेनम में है तो थाइलाकोइड नहीं, अलग अलग नहीं आएंगे ना। इधर देखो, इधर देखो, CO2 फिक्सेशन डार्क रिएक्शन यहाँ होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो यहाँ बनेगा, ठीक, और ऑक्सीजन निकलेगा तो यहाँ निकलेगा, समझ गए ना। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल में नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल तो यहाँ है, ग्लूकोज यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है खाली मैदान में, यहाँ, समझिए ना, ध्यान देना। अब इधर देखो बेटा, अब हमें देखना है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। उसके पहले एक कहानी, एक सवाल आ जाता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ने के दौरान हमें पता चलता है कि लाइट रिएक्शन में 2 फोटो सिस्टम है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है 1 और 2। 1 और 2 हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर 2 है, हम तो एक ही मान के बैठ जाते, लेकिन हमने 2, वो तो हमें पता है बेटा, साइंटिस्ट ने बताया। कितने नंबर आए हैं? 96। चलो ठीक है, मैं सोच 26, कोई बात नहीं बेटा, आज 96 है, कल 196 हो जाएगा। और क्या, बस याद रखना, वो कल आना जरूर चाहिए। चलो इधर देखो बेटा, 1 और 2 का एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता चला था कि एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, इमर्सन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? इमर्सन। जो इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट था, उसी के जरिए हमें पता चला था, ठीक। और उसमें मैंने आपको बताया था, जब TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट किया था, कि मोनोक्रोमेटिक लाइट में लाल और नीले में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर उसमें हम बाकी कलर भी मिला दें तो आप एक लाइन बता सकते हो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट में या वाइट लाइट में मोनोक्रोमेटिक लाइट के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक। चलो उसे हम छोड़ते हैं, हम आते हैं अपने फिजियोलॉजी में, क्योंकि हमें अगला टॉपिक कवर करना है। हम बात करेंगे बेटा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को खोजा था रॉबिन हिल ने। किसने खोजा था? हिल साहब ने खोजा था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? हिल रिएक्शन। क्या हो गया? हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन में हमने देखा 2 चीज़ें हैं, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक वो होता है जो चले और चलता चला जाए, साइक्लिक होता है जो जहाँ से चले वहीं पे वापस आ जाए। यही होता है मोहित, इधर ध्यान देना। हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन साइक्लिक की। नॉन साइक्लिक का कमाल क्या है? इसमें दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम पहला फोटो सिस्टम बनाते हैं, ठीक। इधर देखो, पहले फोटो सिस्टम का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है LHC या PS2 680 नैनोमीटर पे, और इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर क्या होता है हमारे पास? PQ। हो गया बेटा, ध्यान देना, ये हमारा है LHC2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये PQ। इस दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? फोटो सिस्टम 1। हम लोग इसे रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं, ये एक्चुअल में दोनों मिल के बनाते हैं फोटो सिस्टम सेकंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो पकड़ने वाला तो होना चाहिए ना। ये बात सपना को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा। एक्चुअल में
मैं अकेला हूँ टीचर, तुम बच्चे हो, क्लासरूम तभी कंप्लीट होगी जब दोनों बैठेंगे। नहीं, मैं तो खड़े होकर पढ़ाऊंगा। जब दोनों होंगे तब जा करके ये क्लासरूम बनेंगे। अगर मैं अकेला आऊँ यहाँ पढ़ाता रहूँ तो क्लासरूम नहीं है, आप अकेले आओ बैठे रहो तो भी क्लासरूम नहीं है। ये क्लासरूम तभी होती है जब दोनों होते हैं। ठीक, वैसे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हूँ, आप पकड़ रहे हो, ये दोनों मिलके क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक, अब बेटा ध्यान देना, अब एक सवाल और था टेस्ट में आपके कि कौन सी बात सही है या कौन सा ऐसा कुछ करके था। बेटा ध्यान देना, मैंने बताया था नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड 680 नैनोमीटर वाली लाइट लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। फियोफाइटिन्स होते PQ में आ गया। पहला काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना, पहला काम, सबसे पहला ये सवाल था। उसके बाद क्या होगा, इसको देखो, आपके पेरेंट क्या हैं, उनको तो पैसे आपको देने हैं, अब वो पैसे दे दिए, जेब खाली होगी, अब फिर वो पैसे कहीं से अर्न करके लाएंगे, फिर आपको देंगे, फिर कहीं से अर्न करके लाएंगे, फिर आपको देंगे, यही होता है ना। उसी तरह बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब अगला पॉइंट क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन अपने अंदर मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये सवाल था, याद करो, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा यहाँ बन जाएगा 2H प्लस 2OH माइनस। इस OH माइनस को जोड़ो, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बन जाएगा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अभी एक सवाल जो तुमने पूछा था वो भी तो यही था कि कौन सी बात सही है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एसोसिएटेड विथ सेकंड एंड प्रोवाइड प्रोटॉन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन टू PS सेकंड, यही तो है। ये भी सवाल था कि नहीं था, था ना बेटा। ध्यान देना, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन ये ऊपर आ गया, ये क्या हुआ, ऊपर आ गया। अब बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे की ओर जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, अमीर से गरीब बनते हो, तो आप पैसा खर्च कर रहे हो, कोई ना कोई तो पकड़ रहा होगा पैसे को। जयदीप तुम पकड़ने लगे, इधर ध्यान देना, कोई ना कोई पैसे क्या है पकड़ रहा होगा। और जो इसका फियोफाइटिन, उससे बेटा कुछ नहीं, क्लोरोफिल का Mg हटा दो बस, वो फियोफाइटिन है। तो इधर देखना बेटा, अब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ एनर्जी निकल रही होगी, जो ट्रैप होगी एनर्जी किस फॉर्म में बाइंड की जाएगी, ATP के फॉर्म में। आपको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बताई गई थी ना। और बेटा एक लाइन और बताई गई थी, ATP बनना कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या कहता है, अगर लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन हो तो क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर ऑक्सीडेशन की वजह से हो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में डायरेक्टली बदल जाए और एनर्जी निकले तो हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये तीनों सवाल बनते हैं आपसे, बट यही है कि एक इसमें है, 2 अगले चैप्टर में है। पहला फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड यहाँ है, बाकी 2 वर्ड अगले चैप्टर में, लेकिन तीनों हैं। फॉस्फोराइलेशन क्यों, आप कह देते ATP बनना रामलाल का जन्म होता है, ऐसे बोल सकते थे। मैंने कहा बेटा केमिस्ट्री का रूल होता है, अगर आप CO2 डालोगे तो कार्बोक्सिलेशन, पानी डालोगे तो हाइड्रेशन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाल रहे हो, जब फॉस्फेट डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसाइनिन को, ये दे देगा PS1 को, मतलब लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स 1 को। इसके इस कॉम्प्लेक्स में साथ में होता क्या, फेरिडॉक्सिन, दोनों मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। बेटा ध्यान देना, इसको भी लाइट मिल रही होगी, इसको इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रही है, खूब पैसा आ रहा है। ये बेटा 1 ही है, आप ध्यान से देखो, देखा, तुम लोग ध्यान दिया करो, इधर देखो, अब ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इधर देखो, ये क्या है, PS1 है। अब बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, FD में आएगा। लोगों को लगता है FD फाइनल एक्सेप्टर, नहीं बेटा, FD फाइनल एक्सेप्टर नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक्चुअल में बुक में लिखा होता है NADPH+ को, लेकिन मैंने तो लिखा नहीं था, मैंने लिखा था कि आपने पैसा किसी के थ्रू भेजा है, जिसके थ्रू भेजा है वो है फाड ना, FAD। क्या होता है, FAD, तुमने नाम रख दिया, ये हो गया FADH या FADH2। क्या हो गया, FADH2। बेटा ये तो पैसा लाने वाला है, पैसा पाया अमीर हो गया, लेकिन कब तक अमीरी रहेगी। अब इसने क्या किया, ये पैसा जिसका था उसको दे दिया, किसको,
NADPH+ को, फिर वापस गरीब हो गया और ये क्या हो गया NADPH2। ये है फाइनल एक्सेप्टर। क्यों? अब बेटा इसकी बात करें, सुनो इधर, इस पूरे रिएक्शन की बात करें, केमिस्ट्री में जो हमारे पोटेंशियल स्केल होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ोगे, अगर वहाँ पे ले जाकर इनके एनर्जी लेवल पे रखें तो इस पूरे रास्ते का जो शेप आता है वो आता है कैसा, जेड जैसा। कैसा आता है? जेड जैसा। इसलिए बेटा नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहता है? जेड स्केल। कहा गया ना, क्या कहता है? जेड स्केल। बेटा एक बात और देखना, अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखें थाइलेकॉइड के अंदर, ये कहाँ हो रहा है, ठीक बेटा देखो, यहाँ पे हमने बनाया था सेकंड, यहाँ बनाया था फर्स्ट, बनाया था ना बेटा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए जब यहाँ आया तो बेटा देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रोसेस सारी ल्यूमेन के अंदर हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दीवार पर टंगे हुए हैं। लेकिन जो ये वाली स्टेप है यहाँ पे बाहर हो रही, मैंने बताया था कि H+ यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, यहाँ क्या होगा NAD को दे करके NADPH को दे करके NADPH2 बना देगा। इस क्यों मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि इसको रिड्यूस करने वाला एंजाइम NADPH रिडक्टेज कहाँ पाया जाता है? इसी मेम्ब्रेन पर, लेकिन आउटसाइड टुवर्ड स्ट्रोमा, बताया था ना, और ये बुक में भी लिखा हुआ और इस सवाल कई बार आया हुआ। ये तो बेटा हमारी हो गई नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। यहाँ जो प्रोडक्ट मिला इधर देखो, ऑक्सीजन ATP NADPH हो गया। आपके पास एनर्जी है, पैसा है, ताकत भी है, पैसा भी है, ताकत भी है, आप कुछ अच्छा कर सकते हो। इसलिए कहते हैं इस ATP + NADPH2 एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेशन करो। लेकिन जब पैसा नहीं है, केवल ताकत है, तो आदमी डिस्ट्रक्टिव होता है, धमकी देता है, कुछ मत बोलना, हाइड्रोजन है, चिपका दूंगा, रिड्यूस हो जाओगे। सही है नहीं? बिल्कुल सही बात है बेटा। अब मैं किस लिए बोला? क्योंकि आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी हाइड्रोजन है, चाहे FADH2 हो, चाहे NADPH2, चाहे NADH2 हो, ये रिड्यूसिंग पावर होती है, इनके पास हाइड्रोजन होता है। ये कभी भी जहाँ भी रिएक्शन करेंगे वहाँ रिडक्शन करेंगे, वहाँ क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे बेटा। लेकिन जब इस पावर के साथ पैसा लग जाता है तो क्या हो जाता है? एसिमिलेशन, कार्बोहाइड्रेट बनता है। बेटा साइक्लिक देखें, डायरेक्ट डार्क में चलें, डायरेक्ट डार्क में चलते हैं बेटा। ये तो देखो, हमने वाटर को कंज्यूम कर लिया, अब कंज्यूम करेंगे CO2 को। CO2 वाले से भी सवाल आया था, केल्विन साइकिल से सवाल था कि केवल लाइट रिएक्शन सवाल था? NADP की NADPH बेटा फॉस्फोराइलेटेड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो रिड्यूस हो जाएगा। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा सुनो बेटा, अब हमने H2O को कंज्यूम तो कर लिया, अब हमें फिक्सेशन करना है CO2 का। बेटा CO2 फिक्सेशन के लिए सबसे पहला रास्ता हमारे पास है केल्विन साइकिल, दूसरा है हैच एंड स्लैक साइकिल। चलो हम बात करेंगे केल्विन साइकिल की। देखो बेटा इधर केल्विन साइकिल को खोजा किसने था? मेल्विन केल्विन। सीमा, केल्विन साइकिल ने किस प्लांट पर काम किया था? दो थे, क्लोरेला एंड कैंडेस्मस है, सेंडेस्मस। कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता, एकेंडिंग नहीं होता, ठीक। क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। बेटा ध्यान देना, इन्होंने हमें जो रास्ता सुझाया, उन्होंने कहा कि आप देखो, इन्होंने कहा जो यहाँ CO2 फिक्सेशन होगा वह एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पर पहला CO2 एक्सेप्टर जो होगा वो 5 कार्बन का कंपाउंड RUBP होगा। RUBP का फुल फॉर्म अंश क्या होगा? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। बेटा ये एक कार्बन का CO2 लेगा, 5 1 6 हो जाएंगे। बेटा अभी मैंने बोला था जब रिएक्शन में CO2 डालते हैं तो प्रोसेस क्या होती है?
कार्बोक्सिलेशन। क्या होती है? कार्बोक्सिलेशन। बेटा मॉड्यूल मत देखो, नोट्स देखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। वो वाली साइड चेन भी दे रखी है, उसमें साइड चेन, वो उसमें बेटा साइड चेन भी दी गई है। इधर देखो, इधर देखो, 5 एक कितना होता है? 6। लेकिन जो यहाँ हमें कंपाउंड मिला वो 3 कार्बन का मिला, उसका नाम है PGA। बेटा इधर देखो, बात न करो, वो मिला 3 PGA, 3 कार्बन का मिला, लेकिन यहाँ से कंज्यूम कितना हो रहा है? 6 कार्बन। तो मतलब यहाँ अगर इनका हमने एक एक मॉलिक्यूल लिया तो हमें कितना मिल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल। मतलब यही हुआ ना, अगर 6 बच्चों को 3-3 के ग्रुप में बैठाओ 2 ग्रुप बनेंगे। वही कहानी है कि 5 और 6, 1 कार्बन गया, 6 यहाँ मिल गया, 2 मॉलिक्यूल। अब बेटा ध्यान देना, जब कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन के लिए जो कैटलिस्ट होगा क्या होगा? कार्बोक्सिलेज। क्या होगा? लेकिन किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है? RUBP का। तो एंजाइम क्या होगा? RUBP कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को। क्या आएगा? रुबिस्को। और एक बात याद रखना PMT के लिए फिक्स, रुबिस्को इज, बुला गए बेवकूफ़ों। हाँ, जब तक डांटो ना आंसर मुंह से नहीं निकलता। रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन ऑन द अर्थ और लिविंग वर्ल्ड। यही बताया था ना, इस धरती पर, इस अर्थ सरफेस पर या पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन कौन है? रुबिस्को। ये बेटा भूलना मत वरना आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, एनिमल किंगडम का प्रोटीन अलग है, वो कोलेजन है, वो अलग पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी हम यहाँ इसकी बात ना, यहाँ इधर देखो बेटा, अब ये बनता रहेगा। ये हो गया बेटा कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप होता है बेटा रिडक्शन। क्या होता है? हो गया। क्या होता है? रिडक्शन। इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। आदित्य और कृष्ण, मुझे पता है कई दिन बाद मिलो, लेकिन इतना तो ना जाहिर करो खुशी। इधर देखो कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। बेटा क्या होगा? यहाँ ATP कंज्यूम होगा। इधर देखो, ATP कंज्यूम होगा। 2 मॉलिक्यूल इसका है, तो दोनों को एक एक ATP चाहिए, तो 2 डाल दिया, एक एक फॉस्फोरस निकला, ADP में बदल गया। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है? उसका केमिकल एक्चुअल में वो क्या है? जैसे भाई देखो, तुम डॉक्टर बन गए लेकिन हो तो इंसान ना, तो उसी तरह ये एनर्जी सोर्स है, लेकिन है क्या? अच्छा, 3 फॉस्फेट होता है बस। एडेनोसिन फिर क्या है? मैं ऑप्शन दूं? हाँ, कौन बोला? यस, सेठ जी। हाँ हाँ, पता नहीं, ये हिमांशी सोनी ज्वेलरी के 300 रूम है इसके, लूटना है। तुम्हें कुछ नहीं दी, खरीदो तब। सेठ जी बिना बिल बनाए, बिना कुछ लगाए देते नहीं। इधर सुनो बेटा, सवाल ऑप्शन ये है, ATP इज ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, फैट। न्यूक्लियोटाइड किसने बोल दिया? शांत रहो, बताओ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन। क्या होगा? गलत आंसर, न्यूक्लियोटाइड। बेटा मैं बताऊं, ये न्यूक्लियोटाइड होता है, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटा जब आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, आपने आरएनए पढ़ा है ना 9th में कभी? आरएनए में बेटा एक होता है पेंटोज शुगर, उसका नाम होता है राइबोज पेंटोज शुगर। उसके साथ बेटा यहाँ लगा होता है एडिनोसिन, उसके साथ लगा होता है यहाँ एक फॉस्फेट। ये है बेटा न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा इसमें 2 एक्स्ट्रा लगा दो, ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअल में होता है राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब राइबो न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये साइड होता है, एक लग गया तो टाइड हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसलिए बेटा याद रखना, जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कि ATP को जिन्होंने खोजा था उनका नाम लोहमान है, जिन्होंने नाम दिया उनका नाम लिपमैन है। ये केमिकली RNA होता है। एग्जामिनर अंकल ने नीट में एक बार सवाल पूछा था कि ATP में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज पेंटोज शुगर। अभी तो बताया है, शुगर होता है इसलिए दुनिया समझ लेती है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड है, यही भूल होती है। इधर देखो,
अब बेटा इधर देखो, ये 3 तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरस था, अब इसके पहले और तीसरे दोनों कार्बन पर फॉस्फोरस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,3 डाई PGA। अब बेटा ये 2 मॉलिक्यूल है, अब इसको रिड्यूस करने के लिए आएगा रिड्यूसिंग पावर, जिसके पास हाइड्रोजन है, किसके पास हाइड्रोजन है, NADPH2 के पास 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा NADPH2 का, यहाँ बन जाएगा NADPH+। ये इतना हाइड्रोजन मिलेगा, इतना हाइड्रोजन मिलेगा कि पागल हो जाएगा। बताया था ना, क्या बनेगा, PGAL। इसे क्या कहेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, पगल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। बेटा ये 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन। अब बेटा ध्यान देना, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, 6 हो गए। कहानी यहीं आके बिगड़ती है। बेटा एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज किससे बनता है, CO2 से बनता है ना, RUBP से तो नहीं बनता। पहले क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा, तो ग्लूकोज किससे बनता है, CO2 से। अभी आपने सिर्फ एक CO2 लाया है, टोटल 6 कार्बन है यहाँ पे, लेकिन CO2 कितना है, सिर्फ एक। और बेटा यहाँ से बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 होगा। बेटा ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6, तो मतलब 6 CO2 आना चाहिए, मतलब 6 साइकिल चलेगी, 6 साइकिल चलेगी ना, मतलब यहाँ पे हम इंटू 6 कर दें, मतलब 6 साइकिल चलेगी। तो इसका मतलब ATP हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, हो गया भाई। 6 साइकिल होते 12 नहीं हो जाएगी, दीपक नहीं समझना है, आ गया बेटा। वो तुम्हारा नाम क्या, रूपम, सबसे पीछे, हाँ कंचन, हाँ कंचन। बेटा एक बात देख, ये बात समझ भाई कि एक CO2 से एक कार्बन आ रहा है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 बार CO2 आने पड़ेगी, तो मतलब सब कुछ 6 गुना हो जाएगा कि नहीं। ATP 2 था तो 12 हो जाएगा, ये 2 था तो 12 हो जाएगा, हो गया। बेटा जब एक CO2 इधर जाएगा तो इस 6 में से 5 बच जाएगा कि नहीं, वो जो 5 बच जाएगा वो 5 यहाँ आ जाएगा, उसका नाम है RUMP। अब RUMP को RUBP बनाना तो एक ATP यहाँ भी लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, एक यहाँ लेना पड़ेगा। अब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 यहाँ भी हो जाएगा, हो गया। अब बेटा ग्लूकोज यहाँ बन रहा है, 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बताओ एक ग्लूकोज बनने में टोटल कितने ATP खर्च हुए, 12 और 6 18, टोटल NADPH2 कितने खर्च हुए, 12, हो गया। बेटा ये C3 साइकिल हमारी तैयार हो गई। इससे ज़्यादा नहीं करना है, मॉड्यूल में हमने साइड चेन दे रखा है, अलग बात है, आपको मेन साइकिल ये याद रखनी है। ये हो गया कार्बोक्सिलेशन, ये रिडक्शन, ये रीजनरेशन। अब बेटा ये कहानी कई दिनों तक चलती रही। अचानक 2 साइंटिस्ट पैदा हो गए, पैदा होने मतलब मार्केट में आ गए, हाँ साइंस की दुनिया में, हाँ साइंस की मार्केट है, हाँ जो भी समझ लो। मिस्टर हैच एंड स्लैक, कौन आ गए, हैच एंड स्लैक। उन्होंने कहा भाई ये जो आप पढ़ रहे हो ना इतने दिनों से कि C3 साइकिल, C3 साइकिल, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, 3 कार्बन कंपाउंड, ऐसा जरूरी नहीं है। हम कुछ ऐसे प्लांट को जानते हैं जो C3 साइकिल नहीं चलाते। जैसे आप वो क्या यार नीट करते रहते हो, हम ऐसे लोगों को जानते जो बिना नीट के डॉक्टर बन गए, टेंशन हो जाएगी आपको, बिना नीट डॉक्टर बन गए, हाँ प्राइवेट कॉलेज से। तो वही कहानी यहाँ हो गई कि भाई सारे C3 वाले नहीं हैं, हम कुछ पौधों को जानते हैं जिसमें पहला एक्सेप्टर RUBP नहीं है, कोई और है, चलो दिखाते हैं। तो चलो भाई दिखाओ। फिर इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। उस साइकिल में 3 कार्बन के बजाय 4 कार्बन का कंपाउंड मिला हमें, तो हमने उसे क्या नाम दे दिया रुचिका, C4 साइकिल। क्या दे दिया, C4 साइकिल। कुछ स्पेशलिटी थी बेटा उनकी, जो पौधे थे उसका एग्जाम्पल बताओ। शुगर केन का नाम क्या है, शुगर केन का नाम शैकरम ऑफिसिनेरम, शैकरम ऑफिसिनेरम। मक्के का जीमेज। बेटा उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये जो C4 वाले प्लांट हैं, C4 साइकिल वाले प्लांट हैं, वो बेटा थोड़े गर्म इलाके में होते हैं, और हमारी केमिस्ट्री कहती है कि जैसे हम गर्म करेंगे गैस क्या होगी, दूर भाग जाएगी। गैस क्या होगी, दूर भाग जाएगी। गर्म इलाके में लीफ के सरफेस के क्लोज CO2 नहीं होता, दूर होता है, अर्थात कंसंट्रेशन यहाँ बड़ा कम होगा। सही है ना, कंसंट्रेशन क्या होगा, बड़ा कम होगा। तो हमें कुछ ऐसी साइकिल चाहिए कि जहाँ पर कम कंसंट्रेशन पर भी CO2 को एक्सेप्ट किया जा सके। समझ गए। तो ये घटना हुई।
तो इन्होंने हमें क्या बताया कि एक बात और है कि जो C4 वाले होंगे उनकी पत्तियों में सेल सारी एक जैसी नहीं होंगी, दो जैसी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? दो जैसी। अब मैं थोड़ी कहूँगा सपना और लक्ष्य का जैसी। एक हो जाएंगी बेटा जो लीफ मार्जिन से मिडरिप के बीच में है, मीजोफिल सेल्स, और दूसरी जो बंडल्स के चारों ओर उन्हें क्या कहेंगे? बंडल शीथ सेल। इसे हमने नाम दे दिया मीजोफिल, इसे नाम दे दिया बंडल शीथ। मीजोफिल सेल में बेटा ध्यान देना, पहला CO2 एक्सेप्टर हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? PEP। एनसीईआरटी लिखा है पेपा, लेकिन मैं केवल PEP लिखता हूं। इसका पूरा नाम कौन बताएगा? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। बेटा ये क्या करेगा? 3 कार्बन, ये है 1 कार्बन, 3 1 4, 4 कार्बन कंपाउंड क्या बनेगा? OA नहीं, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिड्यूस इनटू मलिक साहब, मैलिक एसिड किसके प्रेजेंस में? NADPH2 क्या बन गया? NADPH+। मैलिक एसिड आपकी बुक में लिखा होता है, इसका अल्टरनेट एस्पार्टिक एसिड भी लिखा होता है ना बेटा, ध्यान देना। मैलिक एसिड स्टोर हो जाएगा एंड पास टू बंडल शीथ सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। एक बच्चे ने पूछा था सर इस सेल से दूसरे सेल में कैसे चली जाएगी? बेटा जाती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। आधे बच्चों के मन में आ रहा होगा ये कौन सी नई बला है प्लाज्मोडेस्माटा। बेटा मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ देखो आप, ये अब सेल में भी पढ़ाऊँगा, ये 2 प्लांट सेल हैं, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म। बेटा यहाँ सेल वॉल में एक हल्का सा छेद होता है, ट्यूब होता है, और ये जो इनके साइटोप्लाज्म है एक्सटेंड होकर ये आपस में जुड़े रहते हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये हमेशा केमिकल एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इवन बेटा बता दें, एक बार PMT में बड़ा अजीब सवाल आया हुआ था कि फंक्शन क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा इज फॉर केमिकल एक्सचेंज, ठीक। अब ऑप्शन क्या आया कि प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल ये वाली सेल माइटोसिस करने लगी। क्या करने लगी? माइटोसिस। फिर उन्होंने बताया कि दूसरी सेल जो प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई है, जो दूसरी सेल जुड़ी हुई है, क्या वो भी सिंक्रोनाइज्ड माइटोसिस करेगी? अब लोगों का दिमाग खराब कि यार बात तो सही है। ये सवाल इतना विवादित हो गया कि एग्जाम को कॉमन कराना पड़ा, लोग कोर्ट चले गए लेके, क्योंकि दोनों ऑप्शन थे, केमिकल एक्सचेंज, सिंक्रोनाइज्ड माइटोसिस। तो ये चीज़ वहाँ बताऊँगा एक्चुअल में क्या होता है, ठीक। नहीं तो बेटा सीधी सी बात है, बुक खोलो, NCERT, ट्रूमैन, बैडमैन, रमेश, सुरेश पढ़ा दो, 2-4 चुटकुले सुना दो, सब्जी बनाना सिखा दो, बच्चा खुश, हम भी खुश, पैसा आ गया। क्योंकि 2 साल बाद कौन आता है? सही है ना, अपना वो काम है नहीं। तो बेटा इसलिए ना थोड़ा ढंग से पढ़ लो, नहीं तो फिर क्या करोगे? क्लास में सब्जी बनाना सिखाया गया, ढाबे खोल लेना। लड़कियां तो चलो भाई सब्जी बनाना सीख लें, अच्छी बात है, घर परिवार सही चलेगा, लेकिन मैं सब्जी बनाना नहीं सिखाऊंगा। सब्जी किस पौधे से मिलती है ज़रूर पढ़ाऊंगा। क्यों राधिका? चलो इधर देखते हैं। हाँ आज का बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इनको पार्टी कब दे रही हो? शाम, शाम वाली पार्टी। फिर मुस्कान से कम संपर्क करना बताना मत तुम कुछ, ठीक। इधर देखो कर दी, बता दी। सर आपने एक बार बोल दिया तो समझ जाएगी क्या बात। तू ज़्यादा समझती है बेटा, तेरे बारे में मैं भी जानता हूँ। बेटा मैंने कई बार कहा था ना, मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ता है, एनरोल होता है ना, उसका सारा हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो सारा खबर बता देती है। एक एक कदम हमें पता रहता है, कौन पढ़ रहा है, कहाँ कदम रख रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, चाय के साथ क्या पी रहा है, सब कुछ हमें पता रहता है। बेटा तेरा वाला खाना मैं खा भी नहीं सकता क्योंकि मैं फास्ट फूड नहीं खाता भाई, सही बात है, फास्ट फूड नहीं खाता, और तुम बच्चे फास्ट फूड खाते हो। चलो इधर देखो, बस हो गया, ब्रेक खत्म। इधर देखो, मैलिक एसिड बेटा क्या होगा?
बंडल शीट में आएगा। ध्यान देना, यहां 4 कार्बन का कंपाउंड कुसुम मैलिक एसिड आ गया। अब बेटे 4 कार्बन का है, ये क्या करेगा, जो यहां CO2 लिया है, इधर देखो युगांशी, पढ़ना है कि नहीं, तो इधर देखो, ये जो CO2 यहां आया है ना बेटा, ये यहां से घूम के यहां छूट जाएगा, यहां निकल जाएगा, छूट गया। अब बेटा ये फिर से 3 कार्बन में चेंज हो गया, क्या नाम हो गया इसका, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड यहां जाएगा, जब यहां जाएगा तो इसको किस में कन्वर्ट होना है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो यहां क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, यहां 2 ATP की इक्विवेलेंट एनर्जी ली जाएगी, हो गया। यहां जैसे CO2 छोड़ेगा, यहां जैसे छोड़ेगा तो यहां हमें क्या होगा, NADPH प्लस की वजह से यहां क्या मिल जाएगा, NADPH2 मिल गया। बेटा ये जो CO2 है, इट कंप्लीट C3 साइकिल एंड रिलीज ग्लूकोज, हो गया।